रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में 27 साल के बाद जोरदार वापसी की। रेखा गुप्ता को नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ दिलाई गई। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में शालीमार बाग सीट से शानदार जीत दर्ज की और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली में बीजेपी की एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरी हैं। ये भी बता दें कि दिल्ली और हरियाणा का राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी गहरा संबंध है। अब दिल्ली में हरियाणा के मूल निवासियों की बड़ी संख्या रहती है, खासकर इसमें जाट, गुर्जर, पंजाबी समुदाय के रूप में। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली का सीमावर्ती होना भी इसको एक अहम राजनीतिक समीकरण बनाता है। बीजेपी ने हमेशा से इन समुदायों को साधने की कोशिश भी की है और हरियाणा के नेताओं को दिल्ली में प्रमुख पद देकर एक तरह से वोट बैंक की राजनीति को भी मजबूत किया है। तो अब दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथ में है, लेकिन इसका कनेक्शन हरियाणा के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले आप ये देखिए, दिल्ली की सियासत में बीजेपी ने जो किया है उसने सबको चौंकाया है। और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का जब नाम आया तो उसके बाद इसको अलग अलग तरह से आपने देखा कि लोगों ने इंटरप्रिटेट किया। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें चुनी गई। तो हरियाणा मूल की तीसरी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। 1998 में वाजपेयी सरकार ने सुषमा स्वराज को भी सीएम बनाया था और इस बार मोदी सरकार ने रेखा गुप्ता पर यह भरोसा जताया है। अब हरियाणा से जो सीएम बनाने की रणनीति है उसके पीछे क्या वजह है, ये भी थोड़ा समझिए। दरअसल रेखा गुप्ता को कमान मिलने से इसका जो असर है वो वोट बैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। ये सबसे पहला समीकरण है कि रेखा गुप्ता को जो कमान है वो दी गई और इसका असर निश्चित तौर पर आप हरियाणा में भी देखेंगे। पश्चिमी दिल्ली और बाहरी इलाकों में बड़ी संख्या में हरियाणवी लोग रहते हैं। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी सैनी जी हमारे साथ में। सैनी साहब, दिल्ली में भी सरकार बन गई, शुरुआत हरियाणा से हुई है इसकी। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार बन रही है। मोदी जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं, उनको पर मुहर लगा रहे हैं और जो मोदी जी ने गरीब के लिए काम किया है, ऐतिहासिक काम है पिछले 10 वर्ष। जिनका कहना है कि ऐतिहासिक जीत थी और हरियाणा ने इस जीत की शुरुआत की थी। संजय शर्मा ने दिल्ली। हरियाणा की बेटी को दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद के ताज से नवाजा गया है। दिल्ली में 27 वर्षों से अपोजिशन की सरकारें रहने के कारण विकास कार्यों को ग्रहण लगा हुआ था, वो अब खत्म हो गया है और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसका जो रुतबा होना चाहिए, जिस स्तर का उसमें विकास होना चाहिए, अब मोदी जी के नेतृत्व में
दिल्ली की मुख्यमंत्री और कैबिनेट साथियों द्वारा दिल्ली को विकास में अव्वल करने का काम किया जाएगा। और वो हरियाणा की बेटी है, इसलिए सारे हरियाणा वासी भी खुश हैं। पहले हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज जी भी वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, तो इसके लिए उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। तो एक तरफ तो 27 साल के बाद आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तौर पर अपनी वापसी दिल्ली के अंदर की, और उस पर भी जो मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को चुना गया और आज उनका जो शपथ ग्रहण हुआ, इसका संदेश क्या है और यह हरियाणा के साथ इसका जो कनेक्शन जुड़ रहा है उसके मायने को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। दो खास मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका स्वागत है। और विपिन शर्मा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपिन शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। विपिन जी, आपके ही पास आऊंगा। एक तरफ तो हम लोगों ने आज देखा कि एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। एनडीए के तमाम नेताओं की मौजूदगी थी, बीजेपी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब पहुंचे। लेकिन जो संदेश देने की कोशिश हुई रेखा गुप्ता के तौर पर, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? इसके क्या राजनीतिक आयाम आपको समझ में आए हैं? इसका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है विपिन जी? देखिए, निश्चित बात है, बड़ा ऐतिहासिक पल है। और ये जो दिल्ली की जनता ने भाजपा पे भरोसा जताया है, तो जो ये स्पष्ट बहुमत मिला है, तो उसके साथ जिम्मेदारी भाजपा के जितने विधायक हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व उनके कंधों पे आ गया है। तो यहां पर मुख्यमंत्री किसको चुनना था, वो उसका फैसला बहुत अहमियत रखता था। तो यहां पर विलंब जरूर हुआ है, लेकिन जो फैसला लिया गया है उसमें कई बातों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है, और बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, प्रशंसनीय फैसला है। क्योंकि जो इससे एक मिसाल कायम होगी, वो भी मुझे लगता है सदियों तक उस बात का जिक्र होगा। क्योंकि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने कार्यभार संभालेंगी, आज शपथ ली है। तो यहाँ पर निश्चित बात है कि इतिहास रचा गया है, और साथ में आधी आबादी का अगर वो नेतृत्व कर रही हैं, तो अपने आप में इसके क्या मायने हैं ये भी देखिए, सबको समझ आता है। साथ साथ क्योंकि ये हरियाणा का जो इसमें इसका जो दृष्टिकोण जुड़ा है कि पहले सुषमा स्वराज जी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, और अब वर्तमान में रेखा गुप्ता जी को जो मौका मिला है, तो निश्चित बात है कि हर हरियाणा वासी आज गौरव महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर। क्योंकि वहां से अगर किसी को चुना गया है, तो ये भी, इसके भी काफी मायने हैं। क्योंकि हरियाणा का क्या योगदान है पूरे देश के लिए, तो वो भी जग जाहिर है। और यहाँ पर अगर हम खास तौर पे खेल कूद के मैदान से बात करें, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो पदक विजेता हैं, वो कितना उससे एक आम आदमी को नाज महसूस होता है वो। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे यहाँ पर जब वो पदक जीत के आते हैं, तो देश का मान सम्मान, गौरव बढ़ता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तो एक तीर से कई निशाने लगाए हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने। समय जरूर लगा, विलंब जरूर हुआ, और उस पर सवाल उठे, विपक्ष हमलावर हो गया कि क्या कारण है कि आप किसके सर पे ताज सजाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बेटर लेट देन नेवर, और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी का कोई भी फैसला कहीं ऐसे ना हो कि उसका कुछ दुष्परिणाम निकलता, तो बहुत अच्छी बात है। दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। 27 साल का वनवास खत्म हुआ है, भाजपा का सूखा खत्म हुआ है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री का जो चयन करा है, बहुत सोची समझी इसके पीछे सोच गई है, और मुझे लगता है बैठकों का दौर रहा होगा। और तो वहां पर अब जो ये सब इंतजार ये है कि कैसे यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री जब कार्यभार संभालेंगी रेखा गुप्ता जी, और जैसे कि अभी आपके चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि आज ही वो एक औपचारिक बैठक करने जा रही हैं। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा एक संदेश जाता है, पूरे वो तो देश दिख में भी रहा है। संदेश तो जाता है। कैबिनेट मीटिंग भी है, दूसरा ये भी है कि आज यमुना किनारे भी जाना है, और यमुना की सफाई तो हम लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल पहले से भी होनी शुरू हो गई। बिल्कुल नहीं, लेकिन विपिन जी, क्योंकि अब इसके मायने और भी मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर अब आगे आने वाले भविष्य में जरूर तय होंगे। मैं मलकानिया जी का भी एक बार रुख करता हूं। मलकानिया जी, एक तो हरियाणा के साथ कनेक्शन वो तो सबको दिख रहा है, जग जाहिर भी है, लेकिन जब हम लोग पुरानी भी चीजों को देखते हैं, या जब हम लोग अतीत के पन्नों में भी जाते हैं, तो चाहे सुषमा स्वराज हो या फिर आज रेखा गुप्ता हो, हरियाणा के बेटियों के ऊपर ये विश्वास और दिल्ली की कमान देना
राजनीतिक मायने इसके क्या हैं? सिर्फ इतना भर कि एक महिला है, आप एक आधी आबादी को संदेश देना चाहते हैं, या फिर हरियाणा के साथ इसका जो कनेक्शन है उसको क्या, किस नजरिए से आप उसका आकलन करते हैं? उसकी पृष्ठभूमि कैसी नजर आती है आपको, मलकानिया जी? देखो, हरियाणा जो है वो दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है, दिल्ली के साथ लगता है, और इसकी बहुत सारी जो लोग हैं, बहुत आबादी जो है वो दिल्ली में रहते हैं, तो वोट बैंक भी है। और जिस तरह महिला, रेखा गुप्ता महिला है, तो आधी आबादी तो सीधी साधी गई है, इसके साथ ही साथ में बढ़िया जो वैश्य समाज है वो भी साधा गया है। तो ये जो है हरियाणा ने तीसरी मुख्यमंत्री दी है, पहले सुषमा स्वराज थे, फिर केजरीवाल थे, तो अब तीसरी ये है। तो इसके पहले शीला दीक्षित भी रही है, परंतु सुषमा स्वराज का कार्यकाल कोई ज्यादा नहीं रहा। तो उसके बाद साहब सिंह के बाद उनको बनाया गया था, परंतु प्याज के दिक्कत, जो प्याज के आंसू बहाए गए थे, उसके कारण उनको जल्दी ज्यादा सफलता नहीं मिली। परंतु जब जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के लोग जो है इसलिए भी दुखी थे कि केजरीवाल भी हरियाणा के होते हुए वो हरियाणा पर ही लांछन लगाते थे। अगर पराली का धुआं है तो दिल्ली, हरियाणा से दिल्ली जाता है, पंजाब का धुआं उनको नजर नहीं आता, पहले आता था, पंजाब में आपकी सरकार है उसका नहीं। और उन्होंने एक बात कह दी चुनावों के बाद कि यमुना में जहर घोल रहा है, हरियाणा से जहर घोला जा रहा है। अब आप साफ कह देते कि उसमें गंदे नालों का पानी आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, तो बात समझ आती है, परंतु आप जहर घोल देना जो है वो एक किस्म से हरियाणा के माथे पर कलंक था। और उसको धोने के लिए मुझे लगता है जो रेखा गुप्ता जी आए हैं वो पहले ही शुरू कर दिया है भाजपा ने काम, और आज शाम की आरती भी करेंगे और उसके बाद मीटिंग भी करेंगे। तो इसमें काफी हद तक जो है इसका समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में जैसे पानी का भराव होता है, प्रदूषण है, काफी चुनौतियां हैं, परंतु उनको अब डबल इंजन की सरकार हो गई। मलकानिया साहब, देखिए चैलेंजेस तो रहते हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो चैलेंज तो होता ही है। अब उसको सरकारें किस तरह से लेती हैं ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन मलकानिया साहब, एक तस्वीर मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा एक टिप्पणी उस पर चाह रहा हूं। आज जब पहुंचे नायब सिंह सैनी इस शपथ ग्रहण समारोह में, मुलाकात जब उनकी रेखा गुप्ता जी के साथ हुई तो बाकायदा उनके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हुए नजर आए। ये क्या मैसेजिंग है? इस तस्वीर को किस तरीके से हम लोग देखें, इसका आकलन आप कैसे करेंगे? और ये तो बड़ा क्लियर है कि जब हरियाणा की बेटी है तो हरियाणा की बेटी पे सभी को नाज है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, तो उन्होंने सिर पे हाथ रखा, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि हरियाणा का सहयोग जो आपको पूरा मिलेगा, पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और एक बेटी के नाते और एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते, कार्यकर्ता के तौर पर जितनी उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की है और जितनी वो संघर्षशील नेत्री है, स्टूडेंट काल से चल, तो उससे आशा ये व्यक्त की जा रही है कि वो दिल्ली की जो है वो नक्शा जो वो बदलेगी। दिल्ली में सफाई से लेकर एक नई दिल्ली का जो है वो जीवन शुरू होगा। अब कई बातें होती है, जैसे अब पीछे शराब की नीति चलती रही, केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार चलता रहा, तो इन सारी बातों से जो है वो अब जो है छूट मिलेगी, मुक्ति मिलेगी दिल्ली के लोगों को। तो ये बड़ा क्लियर है कि हरियाणा का अटैचमेंट बिल्कुल उनके साथ है। तीसरी मुख्यमंत्री है हरियाणा से, और हरियाणा बिल्कुल साथ लगता है। हरियाणा के लोगों का विश्वास उन पे है, और हरियाणा और दिल्ली के जो संबंध बड़े मधुर बनेंगे इसके कारण, क्योंकि कई बार कोई बातें आ जाती है, जैसे प्रदूषण का मामला आ जाता है तो बसों को रोक दिया जाता है, डीजल की बसें नहीं जानी देती, तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर तो उठाने पड़ेंगे। परंतु आपको जबरदस्ती आप हरियाणा को तंग करने की बात नहीं सोचेंगे, सहयोग पूर्ण रवैया रहेगा। और जो हरियाणा भी कोशिश करेगा कि दिल्ली जो है वो प्रदूषण मुक्त हो, तो जो पराली का बिल्कुल सही बात है मलकानिया साहब। और वैसे भी आप देखें भाई, राजनीतिक तौर पर बयानबाजी इतर है, लेकिन अब हरियाणा और दिल्ली का जो कनेक्शन है उसको तो कोई ना तो तोड़ सकता है, ना ही उससे कोई इनकार कर सकता है। विपिन जी, इस तस्वीर को अगर थोड़ा सा और बड़ा हम लोग करें तो एक जो चीज बड़ा सेट होती हुई भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है वो ये है कि जो नए चेहरे हैं, या जिसको हम लोग सेकंड लाइन की लीडरशिप कहते हैं, आप देखिए पुष्कर सिंह धामी से लेकर के फिर आप विष्णुदेव साय पर आ जाइए, मोहन यादव पर आ जाइए, या भजनलाल शर्मा पर आ जाइए, बहुत सारे इसमें ऐसे चेहरे हैं जिनके तो राजनीतिक तौर पर लोगों ने उस तरह से नाम भी नहीं सुने थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी सेकंड लाइन की लीडरशिप या इस तरह से कार्यकर्ता को, या अब जैसे रेखा गुप्ता जी को भी अगर हम लोग देखें, विधायक के तौर पर वो पहली बार चुनी गई, लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनको दी जा रही है, इसके क्या मायने हैं? क्या सिर्फ इतना कि एक सेकंड लाइन की लीडरशिप डेवलप कर रही है, या संदेश कुछ और भी है इसके पीछे?
देखिए, बहुत अहमियत रखता है ये सवाल भी आपका, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर एक ट्रेंड सा बन गया है। हाल के कुछ सालों में अगर हम इस बात का आंकलन करें कि जिनकी बड़ी प्रबल संभावना होती है, उनको ना चुन के यहाँ पर कोई ऐसा नेता आगे ले आते हैं भाजपा, जैसे कि आपने जिसका उदाहरण दिया, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, और हरियाणा में भी यहाँ पर जब मनोहर खट्टर जी को हटाकर वहां पर नायब सिंह सैनी को चुना गया, तो वहां पर भी ये बात उभर के आई। उसके पहले उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर कभी सोचा था नहीं कि योगी आदित्यनाथ को मौका मिलेगा, तो वहां पर अंग्रेजी में जैसे कहते हैं डार्क हॉर्स, तो यहाँ पर रेखा गुप्ता जी ने भी पहले 2 चुनाव हारी थी, और उसके बाद जब ये बाजी मारी है, तो इसके पीछे कई जो है, जैसे मैंने बोला, बैठकों का दौर चला होगा, विचार विमर्श चला होगा, क्योंकि जरूरी बात है समझने के लिए। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि एक बात तो, क्योंकि पहले आतिशी मुख्यमंत्री थी और वो वाली बात हो गई। दूसरी बात है कि शीला दीक्षित जी वाली उस दौर को अक्सर उस बात का हवाला दिया जाता है 1998 से लेकर 2013, और बड़े विश्वास, जिम्मेदारी से मैं बोलूंगा, हर एक मंच पे इस बात की चर्चा होती है कि वो स्वर्णिम दौर था दिल्ली वालों के लिए। पत्रकार से पहले मैं दिल्ली का नागरिक हूं और बड़ा फक्र महसूस करता था उस दौर को देखकर कि जब विकास के कार्य जब हुआ करते थे, और वो बड़े कम ऐसे गिनती के कुछ नेता हैं जो विफलता के लिए भी तैयार रहते थे, और उस बात के लिए शीला दीक्षित जी जानी जाती थी। और वो श्रेय की लेने की होड़ में तो सारे नेता खड़े हो जाते हैं, लेकिन विफलता के समय पल्ला झाड़ देते हैं और या दूसरे पे ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन शीला दीक्षित जी उस बात के लिए जानी जाती थी कि वो विफलता के लिए भी तैयार रहती थी। वो तैयार रहती थी कि अगर कोई उनकी आलोचना कर रहा है, तो यहां पर मुझे लगता है कि एक तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और लोगों तुलना करेंगे। देखिए, ये भी एक बात तय है कि केवल पत्रकार नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति ये सोचेगा कि वो उनके जो भी रेखा गुप्ता जी कार्य करेंगी उसको पैनी नजर से देखा जाएगा, उसका आंकलन करा जाएगा और उसकी तुलना करी जाएगी शीला दीक्षित जी वाले मॉडल से। तो अच्छी बात है, जैसे पहले सुनील गावस्कर जब बल्लेबाजी किया करते थे, उसके बाद सचिन तेंदुलकर का वो आए, उसके बाद तुलना करा करते थे, ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का आपस में उनकी तुलना हुआ करती, तो अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन है। देखिए, मुद्दा यह है कि जो विकास के कार्य रुके हुए हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचने चाहिए, विकास के कार्य रुकने नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन विपिन जी, क्या आपको लगता है कि ये ताज तो कांटों भरा है? क्योंकि अभी विपक्ष भी अगर आप देखें तो उनकी संख्या ठीक ठाक है, और सामने ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास तो खैर कम से कम विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का रहा है, जो वायदे करके आप आए हैं। क्या आपको लगता है कि अब यहां से चुनौतियां तो हैं अभी रेखा गुप्ता जी के सामने, और उनको ये प्रूव करना होगा कि पार्टी ने जो भरोसा जताया है या जो लोगों की उम्मीद है उस पर वो कैसे खरा उतरती है? ये ताज का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये ताज जिम्मेदारी वाला ताज है। जैसे कि मैंने कहा कि जनादेश जब मिलता है उसके साथ जिम्मेदारी, आपको दायित्व निभाना पड़ता है और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ता है। तो अगर हम विपक्ष की बात करें, देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई है 0 की, और मैं देखिए वो तो बात हम अभी जिक्र कर रहे हैं कि जब 3 मर्तबा दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी 98 से लेकर 2013, तो वही बात है कि अब जो वर्तमान की कांग्रेस है वो जनता की नब्ज समझने में असमर्थ रही है और 0 की हैट्रिक लगी है। और वही अगर भाजपा के साथ उसकी तुलना करें तो भाजपा ने दूसरे किस्म की हैट्रिक लगाई है, हरियाणा में जीत दर्ज करी, महाराष्ट्र में जीत दर्ज करी और अब दिल्ली में जीत दर्ज करी है। तो निश्चित बात है, आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर है। और यहां पर हम जो बात कर रहे थे पहले कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तो अब ऐसे ना हो कि यह जो प्रबल संभावना है कि एमसीडी में भी यहां पर सत्ता पे काबिज हो जाए भाजपा, और तो यहां पर फिर आपको ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। तो फिर तो ऐसी कोई तकरार की स्थिति नहीं होगी एलजी के बीच में, और जो विधायक है या मंत्रिमंडल के जो सदस्य रहेंगे। विपिन जी, अब उम्मीद तो दिल्ली वाले यही कर रहे हैं कि कम से कम दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं जो जिसकी कमी महसूस कर रहे थे वो कम से कम ट्रैक पर आए। मलकानिया साहब, अब चूंकि अब परफॉर्मेंस तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका आकलन होता है, और दूसरे राज्यों में जहां पर दूसरे दलों की सरकारें हैं वहां के कामकाज को एक तरीके से पेश किया जाता है। अच्छा काम हो रहा है तो जो दूसरी पार्टी है वो उसका क्रेडिट लेती कि भाई हमारी सरकार है, हमने ये किया, नहीं कर पाए तो जो सत्ताधारी दल हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखिए वहां वादा किया, पूरा नहीं किया। ये दिल्ली के अंदर जो वायदे हुए हैं और यहां पर अब आगे जो परफॉर्मेंस रहेगी या जिस तरह से आप उसको डिलीवर करेंगे, इसका कुछ इंपैक्ट होता हुआ हरियाणा या फिर आगे अब पंजाब में आप देखें या और राज्यों में जहां भी चुनाव होने हैं, क्या एक बड़ा मुद्दा यह बनेगा कि जो परफॉर्मेंस है वो भारतीय जनता पार्टी की कैसी रह रही है? बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर वो जिसको जिम्मेदारी दे रहे हैं वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है?
बिल्कुल ये देखा जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस की है। अब जैसे इन्होंने यमुना का सफाई का बीड़ा उठाया, तो 15 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो भी यमुना नदी के किनारे आते हैं, उसमें से 9 में जो है भाजपा जीती है, 6 में आप जीते हैं, पहले 13 में जीती थी आप और 2 मिली थी। तो इस प्रकार यमुना की सफाई से शुरू किया है। इसके बाद आयुष्मान योजना है, वो चलेगी, जो 21वां पहली बैच में आज शाम को मीटिंग होगी। तो कौन कौन से जो मुद्दे हैं उनको जो पूरे वायदे किए हैं, जो गारंटी है, उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ये ठीक है कि थोड़ा समय लगेगा, परंतु मुझे लगता है कि जैसे केंद्र का हाथ उनके ऊपर है और मोदी जी ने दिल्ली की जनता के साथ वायदा किया है, तो मोदी जी ने जो वायदा किया है उनको उस मोदी जी का पूरा केंद्र सरकार का जो आरोपों की राजनीति है वो खत्म हो चुकी है। अब जब केंद्र में और दिल्ली में एक सरकार है तो आरोपों की राजनीति खत्म हो चुकी है। देखो, दिल्ली में पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, तो दूसरी, और केंद्र में दूसरी सरकार थी, तो भी मिलकर चले, परंतु केजरीवाल ने टकराव की राजनीति अपनाई। उन्होंने 200 आरोपण की राजनीति बनाई और केजरीवाल जी एकदम सीधे सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने देखा कि ये सत्ता में आना तो बड़ा आसान है, क्यों नहीं इसका विस्तार किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने धन जुटाने की कोशिश की, चाहे और बिल्कुल। और मलकानिया साहब, मुझे यही लगता है क्योंकि अब आपने जो वायदे किए हैं और अब आपने जब कमान सौंप दी है अब रेखा गुप्ता जी के हाथ में, तो अब देखना यह है कि उन सारी चीजों का सामंजस्य बिठाते हुए इन समस्याओं को दूर कैसे करती हैं। बहुत शुक्रिया मलकानिया साहब समय निकालने के लिए, और विपिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।